कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत चैप्टर समापन की स्थिति में कंपनियों के खाते के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा समापक यानी लिक्विडेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं समापक कहते किसे हैं। जब भी कोई कंपनी जिसका समापन ट्रिब्यूनल द्वारा अनिवार्य रूप से कर दिया जाता है तो समापक की नियुक्ति ट्रिब्यूनल द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सूची में शामिल नाम वाले पेशेवर व्यक्तियों में से ही किसी की नियुक्ति की जाती है। यदि ऐच्छिक समापन हो तो ऐसी स्थिति में लेनदारों की सभा में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सूची में शामिल किसी पेशेवर व्यक्ति को कंपनी का समापक नियुक्त किया जाता है। कंपनी के समापन के आदेश जारी होने अथवा समापन का प्रस्ताव पारित होने के बाद समापक की नियुक्ति हो जाती है और कंपनी की समस्त संपत्तियों पर अधिकार समापक का हो जाता है। वो ही समापन की स्थिति में सर्वोच्च अधिकारी कहलाता है। समापक के द्वारा समस्त प्राप्तियों भुगतानों का संपूर्ण विवरण रखा जाता है और प्रत्येक 6 माह के अंत में न्यायालय के पास हिसाब का विवरण भेजना पड़ता है। और कंपनी के कोषों की किसी निजी बैंक में वो नहीं रख सकता, इसके लिए उसे रिजर्व बैंक के कोषों में रखना पड़ता है। लेकिन यदि समापन स्वैच्छिक समापन हो तो ऐसी स्थिति में किसी अधिसूचित बैंक की शाखा में कंपनी के नाम से खाता खोलकर समस्त राशि जमा करा दी जाती है। इन सब कार्यों को करने के पश्चात कंपनी समापक अपना अंतिम हिसाब का विवरण पेश करता है, यानी संपत्तियों से जो वसूली होती है वसूल करता है और दायित्वों का भुगतान करता है और करने के पश्चात अंतिम हिसाब का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसे हम समापक का अंतिम हिसाब का विवरण भी कहते हैं। तो जब कोई कंपनी समापन की स्थिति में चली जाती है तो कंपनी से संबंधित कुछ एक अधिकार छोड़कर समस्त अधिकार समापक के पास चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी समापक की शक्तियाँ और कर्तव्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि समापन की स्थिति में जाने के पश्चात कंपनी के नाम से समापक कंपनी का व्यवसाय चलाता है और कंपनी के नाम से ही विभिन्न समझौते, प्रलेख, प्रपत्र, रसीदों पर हस्ताक्षर कर जारी करता है और कंपनी के समस्त कार्यों का निष्पादन करता है। कंपनी की समस्त चल अचल संपत्तियों सार्वजनिक या निजी प्रसिद्धों के माध्यम से वो बिक्री कर सकता है। कंपनी को संपूर्ण रूप से एक चालू व्यवसाय उपक्रम के रूप में बेचता है। संपत्तियों की प्रतिभूति पर कंपनी के कार्य हेतु धन उधार लेता है। कंपनी की ओर से किसी पर दीवानी या फौजदारी वाद प्रस्तुत कर सकता है अथवा कंपनी के विरुद्ध ऐसे वादों से बचाव भी कर सकता है। लेनदारों, कर्मचारियों एवं अन्य पक्षों का दावों का निपटारा करने हेतु आमंत्रित करता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारियों के पास उपलब्ध
कंपनी के प्रपत्रों का निरीक्षण करता है। किसी देनदार अथवा अंशधारी के दिवालिया होने पर उससे राशि प्राप्त करना या उसके विरुद्ध दावा प्रस्तुत करके उसे राशि वसूल करना भी समापक के द्वारा किया जा सकता है। कंपनी की ओर से चेक, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी यानी जो भी विनिमय साध्य प्रलेख होता है उनको लिख सकता है, बेचान कर सकता है या उसके द्वारा दायित्वों का निपटारा भी कर सकता है। इसके अलावा किसी मृतक अंशधारी के प्रतिनिधि पर संपत्ति के विरुद्ध दावा कर राशि प्राप्त कर सकता है। कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए पेशेवर व्यक्तियों को निर्धारित कार्य करने या जिम्मेदारी सौंपने एवं उन्हें कार्य के लिए उत्तरदायी बनाने हेतु पत्र भी जारी कर सकता है। कंपनी के समापन संबंधी कर्तव्य को पालन करने हेतु आवश्यक कार्य करना। इसके अलावा कंपनी के समापन के लिए ट्रिब्यूनल से दिशा निर्देश प्राप्त करना। तो ये है एक समापक के अधिकार और कर्तव्य। अब हम देखते हैं कि समापक अपने हिसाब का निपटारा किस तरह से करता है। तो इसके लिए निपटारा करने के लिए वो अंतिम हिसाब का विवरण तैयार करता है। उसका परफॉर्मा इस प्रकार है। सबसे पहले ऊपर आ जाता है हमारा लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द वाइंडिंग अप आ जाएगा। सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाएगा, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग आ जाएगा, किस डेट से कंपनी समापन में गई है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द लिक्विडेटर आ जाएगा। फिर स्टेटमेंट शोविंग हाउ द वाइंडिंग अप हैज़ बीन कंडक्टेड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम, यानी समापन की तिथि से पूरी तक, जब तक समापन कार्य नहीं हुए तब तक का पूरा इसमें डेट आ जाती है। फिर विवरण हमारा ऐसा होता है, एक पक्ष रिसिप्ट का, दूसरा पेमेंट का। रिसिप्ट में रिसिप्ट विवरण का कॉलम हो गया और एस्टिमेटेड वैल्यू हो गया और वैल्यू रियलाइज यानी अनुमानित इसका मूल्य कितना है और वास्तव में कितना वसूल हो रहा है। इस तरह से अमाउंट के कॉलम को दो भागों में बांटते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं इसमें प्राप्ति पक्ष। तो प्राप्ति पक्ष यानी रिसिप्ट साइड। तो प्राप्ति पक्ष में हम सबसे पहले दिखाते हैं एसेट्स। तो कौन कौन सी एसेट्स दिखाई जाएगी? सबसे पहले हमारी जो कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, BR है, ट्रेड डेटर्स है, लोन एंड एडवांस है, स्टॉक इन ट्रेड है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग, यूटेंसिल्स है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है, इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, सरप्लस फ्रॉम फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, अनपेड कॉल्स एट कॉमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप है, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम कॉल्स ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरीज मेड इन द वाइंडिंग अप है। फिर रिसिप्ट पर ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। इसके अलावा अदर हमारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। इस तरह इसका टोटल करके इसमें से लेस पेमेंट टू रिडीम्ड सिक्योरिटीज़, फिर कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, पेमेंट एज पर ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो जाएगा। अब हम वापस चलते हैं इधर पेमेंट साइड, देखते हैं कि पेमेंट साइड में हमारा क्या क्या आता है।
तो पेमेंट साइड में हमारा सबसे पहले आता है लीगल चार्जेस, यानी जितने भी प्रकार के कानूनी खर्चे को भुगतान किया जाना है उनको हम इसमें लिखते हैं। इसके बाद आता है हमारा समापक का पारिश्रमिक। समापक का पारिश्रमिक एक कमीशन के रूप में वसूल की गई राशि पर कमीशन के रूप में या भुगतान की गई राशि पर कमीशन के रूप में हो सकता है, वो आएगा, इसकी टोटल कर देते हैं। उसके पश्चात हमारा आता है ऑक्यूशनर्स एंड वैल्यूअर्स चार्जेस, यानी जो इसका जो मूल्यांकन करता है उनका जो भी खर्चा है वो आ जाता है, यानी संपत्ति की वैल्यूएशन जिन्होंने की है तो उनका पारिश्रमिक है, संपत्ति की बिक्री में सहयोग करने वाले दलालों का कमीशन है, या संपत्ति के रखरखाव व्यय है, समाचार पत्रों एवं राजपत्रों में कंपनी से संबंधित जो सूचनाएं प्रकाशन व्यय आदि है वो इसमें आ जाता है। उसके पश्चात हमारा ये हो गया टोटल कॉस्ट, इसकी हम लिखा देंगे। फिर आ जाएगा हमारा डिबेंचर होल्डर्स। इसमें डिबेंचर होल्डर्स को हमने कितना कितना पेमेंट किया है वो आ जाएगा उसमें। उसके बाद क्रेडिटर्स आ जाएंगे। इसमें हमारे जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको हम दिखाएंगे। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में जो व्ययों के भुगतान करने के बाद कंपनी के लेनदारों में से सबसे पहले हम जो पूर्वाधिकार लेनदारों को ही भुगतान करते हैं। इसके पश्चात हमारा जो क्रेडिटर्स है वो आएगा हमारा अनसिक्योर्ड, यानी असुरक्षित लेनदार, यानी सुरक्षित लेनदारों को भुगतान पेमेंट करने के पश्चात जो राशि बचती है उसमें से असुरक्षित लेनदारों को भुगतान किया जाता है। उसके बाद हमारा आ रहा है पूर्वाधिकार अंश पूंजी। पूर्वाधिकार अंश पूंजी में हम असुरक्षित लेनदार को भुगतान करने के पश्चात जो अंश पूंजी बचती है उसमें से भुगतान किया जाता है। और पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करने के पश्चात हमारा आता है इक्विटी शेयर्स पर, यानी इसके बाद जो राशि बचती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है। और इसके पश्चात भी यदि कुछ राशि बच जाती है तो उसे हम आधिक्य कहते हैं। ये हमारा आधिक्य, इक्विटी अंशधारी को भुगतान करने के पास जो राशि बचेगी उसे हम आधिक्य कहते हैं। वैसे ये आधिक्य बचे तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को इसमें विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार समापक ये जो इस क्रम में कंपनी के लेनदारों को भुगतान करता है, और यदि अपर्याप्त धनराशि की स्थिति में समापक आगे के दायित्वों का भुगतान नहीं कर पाता है तो उस श्रेणी में लेनदारों को आनुपातिक रूप से भुगतान करता है। इस तरह एक समापक समापन में जाने वाली कंपनी का अंतिम हिसाब का विवरण प्रस्तुत करता है और नीचे अपने सिग्नेचर कर देता है। इस तरह हम अंतिम हिसाब का निपटारा का विवरण तैयार करते हैं। धन्यवाद।